to the channel. We have been discussing Biochemistry AIPG 2017 question paper, and we have discussed almost 20 questions and almost 17 questions are left. So in this video we will be covering those 17 questions, last 17 questions, that is this page, and we will be dealing it very fastly. So अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस जो क्वेश्चन पेपर है, हम बायोकेमिस्ट्री के रीसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम उनके पर्टिकुलर चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन पेपर्स पहले सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और लोग यूजुअली नहीं कर पाते उनको, बिकॉज चैप्टर एमसीक्यूज ही काफी ज्यादा होता है, तो हम इसलिए पहले वो कर रहे हैं. दूसरी चीज, AIPMT से स्टार्ट करके हम रिसेंटली जो 4-5 पेपर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, और इस पेपर के हमने 20 क्वेश्चंस, जो मेरी रिसेंट वीडियोस हैं उसमें मैंने उनको पे सॉल्यूशंस वगैरह सब अपलोड किया हुआ है. अब हम इस वीडियो में इस पेपर को खत्म करने वाले हैं. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, दैट इज अबाउट प्लेग्रा. दैट इज प्लेग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी वीडियोस में एक क्वेश्चन आया हुआ था नियासिन का, प्लेग्रा का. तो मैं एक चीज बता दूं, जो प्लेग्रा होता है वो नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें 3 Ds होती हैं. एक होता है डायमेंशिया, एक होता है डायरिया, और एक होता है डायमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस. ये 3 चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसके सिम्टम्स में आता है. तो इसलिए इसका आंसर है ए. 21 का आंसर है ए, दैट इज नियासिन. ठीक है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है पीछे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमंस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली लोगों को पता होता है कि ह्यूमंस में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है. अगर नहीं भी पता तो इट्स अ सिंपल थिंग, बिकॉज ह्यूमंस में कोलाजन सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, क्योंकि कोलाजन हर चीज में मिलता है, चाहे स्केलेटल सिस्टम है, चाहे कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये. सो लेट्स सी टू दिस. यू कैन टर्न योर फोन स्क्रीन्स. यहाँ पे कोलाजन के बारे में दिया हुआ है कि कोलाजन इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस इन वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल बॉडीज. एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल के बाहर वाला जो मैट्रिक्स होता है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो कोलाजन होता है. मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है. एज द मेन कॉम्पोनेंट of connective tissue, it is the most abundant protein in the mammals, making up to the 25 to 35% of the whole body protein content. सारी की सारी बॉडी का अगर प्रोटीन के हिसाब से कंपेयर करें तो सारी का 25-35% होता है. मेन कंपोनेंट कनेक्टिव टिश्यू का होता है. डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ मिनरलाइजेशन, कोलाजन टिश्यूज मे बी रिजिड, कॉम्प्लिएंट एंड हैव अ ग्रेडियंट फ्रॉम रिजिड टू कॉम्प्लिएंट. तो मिनरलाइजेशन होती है इस टिश्यू में, और मिनरलाइजेशन वेरी करती है. कभी ये बहुत ज्यादा मिनरलाइज होकर रिजिड बोन बन जाती है, कभी थोड़ा कम होकर कॉम्प्लिएंट टेंडन बन जाता है, कभी वेरिंग डिग्री होती है तो कार्टिलेज बन जाता है. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे है कि कोलाजन इज इन द फॉर्म ऑफ एलोंगेटेड फाइब्रिल्स, इज मोस्टली फाउंड इन द फाइब्रस टिश्यूज. जितना भी फाइब्रस टिश्यू है उसमें ये एलोंगेटेड फाइब्रिल्स फॉर्म की मिलता है. फाइब्रस टिश्यू में फाइब्रस टिश्यू जैसे कि टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, स्किन्स हो गई. लिगामेंट 2 चीजों को जोड़ने का काम आता है. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अबंडेंट इन कॉर्निया, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड वेसल्स, गट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स एंड डेंटिन इन टीथ. तो आप हर चीज में इसको देख सकते हो. गट में मिलता है ये, कॉर्निया आईज में मिल रहा है ये, स्केलेटल सिस्टम में तो है ही कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स. Intervertebral disc में भी because bony bone part, so in between it will also be there. It is also present in the gut even, or dentine में भी. In muscle tissue it serves as major component of endomysium. So muscle tissue में भी इसका important role है, ये आपको पता होना चाहिए. So that's a really important question कि कोलाजन सबसे abundant होता है humans में, mammals में. Next question is question number 23, that the best technique to isolate DNA from enamel and dentine. 4 टेक्निक इसमें दी हुई हैं: क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग, क्रशिंग, हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंड कन्वेंशन एंडोडेंटिक प्रोसेस. तो इनमें से कौन सी बेस्ट टेक्निक है टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम एनामल एंड डेंटिन? ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि हाँ, अगर हमें डीएनए आइसोलेट करना हो इनमें से तो हम कैसे करेंगे.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जनरली लोगों को नहीं पता होता। द वेरियस मेथड्स यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टूथ। क्रायोजेनिक के सारे मेथड्स सारे ही आइसोलेशन के लिए हैं, बट कौन सा टिपिकल है कौन सा नहीं है, मतलब सारे के सारे डीएनए रिलेटेड है। क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग भी, कन्वेंशनल एंडोडोंटिक एसएस भी, वर्टिकल स्प्लिटिंग भी, हॉरिजॉन्टल सेक्शंस भी और क्रशिंग भी। आपको याद करने हैं पांचों के पांचों नाम: क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग, क्रशिंग, कन्वेंशनल एंडोडोंटिक एसएस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है। क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग को हम ऑल्सो नोन एज फ्रीजर मिलिंग, फ्रीजर ग्राइंडिंग, क्रायो मिलिंग, मतलब इसको हम मिलिंग से भी जोड़ते हैं, फ्रीजर से भी जोड़ते हैं। फ्रीजर मिलिंग, फ्रीजर ग्राइंडिंग एंड क्रायो माइलिंग एंड इज एक्ट ऑफ कूलिंग और चिलिंग द मटेरियल, रिड्यूसिंग इट इनटू स्मॉल पार्ट्स। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है कि उसको कूल आउट करना है और फिर छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं। Pulp tissue is the most commonly used because it is usually abundant and has least chances of contamination by non-human DNA. ठीक है, तो सबसे ज्यादा पल्प हम यूज करते हैं इस चीज के लिए और वो कंटामिनेटेड होने के चांसेस लेस हैं। सम डीएनए में बी रिकवर्ड फ्रॉम डेंटिन सेमेंटम बट none should be expected within the enamel. Enamel से तो बिल्कुल नहीं ले सकते आप, डेंटिन और सेमेंटम से फिर भी ले सकते हैं। क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग में भी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। इट इज इजियर एंड इफेक्टिव। इट ऑल्सो अलाउज ऑब्टेनिंग डीएनए फ्रॉम एंडोडोंटिक टीथ and because of the presence of DNA in the hard tissue. So it is easier as well as very effective, and it also allows obtaining DNA from the endodontic treated teeth. आप उनसे भी ले सकते हो। Although cryogenic grinding does not result in marked increase in DNA yield compared with the others, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डीएनए निकाल सकते हो, लेकिन इजी है, इफेक्टिव है और आप एंडोडोंटिक ट्रीटेड टीथ से भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है कि द एबिलिटी टू कंट्रोल द कंटामिनेशन फ्रॉम अदर सैंपल्स इन लेबोरेटरी एनवायरनमेंट दो सैंपल्स इज सुपीरियर। इसमें मेन चीज क्या होती है कि आप जो दूसरा मटेरियल है उससे इसकी कंटामिनेशन होने से रोक सकते हो। अगर हम बाकी टेक्निक्स के बारे में बात करें तो कन्वेंशनल एंडोडोंटिक एप्सिस में क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इनफ डीएनए थ्रू कन्वेंशनल एंडोडोंटिक एप्सिस। अब आप ज्यादा नहीं ले सकते इसमें। इन एडिशन दी ऑक्लूजन मॉर्फोलॉजी एंड रेस्टोरेशन आर डैमेज। अगर कोई एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ है या फिर कोई जो भी ऑक्लूजन मॉर्फोलॉजी है वो खराब हो जाएगी बिल्कुल ही, तो इसका डिसएडवांटेज है। वर्टिकल स्प्लिटिंग में लॉट ऑफ पल्प टिश्यू कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वर्टिकल स्प्लिटिंग मेथड, ऑल्दो द रेस्टोरेशन एंड द टूथ आर ऑल्सो डैमेज। आप ले तो बहुत सारा सकते हो मटीरियल, लेकिन जो रेस्टोरेशन टूथ है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। हाउएवर दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल ड्यू टू वेरियस फोर्सेस ऑफ द रूट। लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बिल्कुल ही, क्योंकि काफी ज्यादा रूट का भी रोल है इसके अंदर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में क्या होता है, ए फोर्थ पॉसिबल अप्रोच इज द हॉरिजॉन्टल सेक्शन इन विच द टूथ इज स्प्लिट एट एनेमल डेंटिन बॉर्डर। रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स में क्रिएट हीट दैट कुड थियोरेटिकली डैमेज द डीएनए। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग में आपको बर्फ से डीएनए निकालना पड़ेगा, लेकिन उसकी हीट जो प्रोड्यूस होगी ऑलरेडी उसको डैमेज कर देगी। तो सबसे बेस्ट है क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग। ठीक है, आइदर इसमें इतना एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, बट यू कैन रीड इट फॉर वंस। नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 24 दैट यूवी लाइट कॉजेस म्यूटेशन इन द सेल्स। हम पढ़ चुके हैं पहले कि यूवी लाइट जो होती है तो उसकी वजह से क्या म्यूटेशंस आती है, तो किस वजह से आती है। इसका आंसर वैसे तो ए है, पिरामिडियन डायमर्स, बट इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्ट्रावायलेट लाइट इज इन दी वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 200 to 300। ये तो नॉर्मल है, नेचुरल सनलाइट में मिलता है, म्यूटेशन हो सकता है। दूसरी चीज इसमें क्या आती है कि द बेसिस इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑलवेज पेयर अप विद द सेम partners on the opposite strand, a thymine with adenosine and a cytosine with a guanine, and cytosine and thymine are called as the pyrimidine bases। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के बेसिस होते हैं, एक pyrimidines होते हैं, एक प्यूरिन्स होते हैं। तो pyrimidines में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास होते हैं cytosines और thymines। ठीक है, दो चीजें हमारे पास होती हैं, और बाकी जो होते हैं वो प्यूरिन्स में आता है, एडिनोसिन एंड गुआनिन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पिरामिडन बेसिस है उन पे अफेक्ट होता है। एक्सपोजर टू यूवी लाइट कैन कॉज द टू पिरामिडन बेसिस सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द सेम स्ट्रैंड
to bind to each other instead of binding to their partners on the opposite strand, and their chemical glitch is called as pyrimidine dimer and produces a bulge. होता क्या है कि अगर जो दोनों pyrimidine bases अगर एक साथ अगर वो हैं एक ही स्ट्रैंड में, अगर एक साथ हैं तो वो अपने अपोजिट स्ट्रैंड से बाइंड करने के बजाय आपस में बाइंड करके एक पेयर बना लेते हैं जिसको pyrimidine डायमर बोलते हैं, और उससे एक बल्ज आ जाता है डीएनए में. ठीक है. द सेल्स कैन नॉट रीड और कॉपी. इस बल्ज की वजह से प्रॉब्लम आती है फर्दर ट्रांसलेशन और फर्दर प्रोसेसेस में, इसलिए उसको रिपेयर करने के लिए एक्सीजनल रिपेयर होता है जिसमें वन ऑफ द pyrimidine डायमर इज स्निप्ड आउट और उसकी जगह नया एक बेस आता है, और 1/4 चांसेस ये होते हैं कि जो निकाला है वही दोबारा आ जाए. तो ये जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ऑब्वियसली हो सकता है नया आ जाए, हो सकता है पुराना आ जाए, तो इसकी वजह से म्यूटेशंस हो सकती हैं. सो दिस इज द होल प्रोसेस. तो बेसिकली pyrimidine डायमर्स बनते हैं और जो प्रोसेस है रिपेयर की वो एक्सीजनल रिपेयर है. दैट्स व्हाई द आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 25. द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द कॉजेज कार्सिनोइड सिंड्रोम. ठीक है. तो इसका आंसर है हमारे पास नियासिन. कार्सिनोइड सिंड्रोम नियासिन की वजह से हो सकता है. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Now, no explanation is given. You just have to mug it up and except आप इसको गूगल करके देख सकते हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. बट नियासिन जो है, जो प्लेगरा जिसकी वजह से होता है, तो क्योंकि उसमें डर्मेटाइटिस के चांसेस होते हैं, तो मे बी दैट्स व्हाई कार्सिनोइड सिंड्रोम, मे बी दैट इट्स रिलेटेड टू दैट. Okay. Next question is 26, in which keratosis is a feature of deficiency. So what is keratosis? हमने keratosis पढ़ा था. सेम चीज हमने इसमें पढ़ी थी. हमने इसमें आईज के लिए पढ़ा था कि ड्राई आईज हो सकती हैं और बिटॉट स्पॉट हो सकता है और केराटोसिस हो सकता है. तो आई थिंक इट्स रिलेटेड टू दिस. इसका आंसर है विटामिन ए, बिकॉज विटामिन ए अगर नहीं होता था, जिसको हम निक्टालोपिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें होता था. दिस इज द सेम थिंग, बट लेट मी शो यू द आंसर. Yes, the deficiency manifestations of vitamin A are related to eyes and skin. मेन चीज पता होनी चाहिए कि अगर विटामिन ए की कमी हो रही है किसी बंदे को, तो उसको किस किस की प्रॉब्लम हो सकती है. स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आईज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है. तो स्किन तो उसकी कैरेटनाइज, स्केली और म्यूकस सिक्रेशन बिल्कुल नहीं होगी, ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, और हाइपरकेरेटोटिक पिलर्स बन सकते हैं. रफ ड्राई स्किन is a common sign of vitamin A deficiency, and the first appearance of rough dry bumps on the backs of the back of arms, and this condition is hyperkeratosis pillars. Eyes में nyctalopia, that is night blindness, xerophthalmia, Botot syndrome and keratomalacia. So that's the same thing, keratomalacia. So it's related to vitamin A. Okay. Next question is question number 27, and beaded ribs with epiphyseal swelling is a feature of. तो आप देख सकते हो इसमें मेनली बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है. बीडेड रिब्स हैं, एपिफाइजियल स्वेलिंग है. तो जब बोन का प्रॉब्लम आता है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिलेटेड होता है. सो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है ए है, विटामिन डी डेफिशिएंसी. एंड एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका. ओके. सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में और ऑस्टियोमेलेसिया होता है एडल्ट्स में. दो चीजें होती हैं. छोटे बच्चों में जो है रिकेट्स होता है, यस, और ऑस्टियोमेलेसिया जो होता है वो एडल्ट्स में होता है. अब रिकेट्स में क्या होता है? इट इज डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन और कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स बिफोर एपिफिजियल क्लोजर इन इमेच्योर मैमल्स. एक प्रोसेस होती है एपिफिजियल क्लोजर, उससे पहले अगर प्रॉब्लम्स आती हैं मिनरलाइजेशन में या कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स में, तो वो रिकेट्स होता है. लेकिन अगर आफ्टर एपिफिजियल क्लोजर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ऑस्टियोमेलेसिया होता है. तो रिकेट्स में क्या होता है? अर्ली स्केलेटल डिफॉर्मिटीज कैन अराइज इन इन्फेंट्स एंड आर सॉफ्ट थिन स्कल बोन्स एंड इट इज कॉल्ड एज क्रेनियोटैब्स, व्हिच इज द फर्स्ट साइंस ऑफ द रिकेट. क्रेनियोटैब्स हो सकता है, थिन सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल बोन्स हो सकती हैं, स्कल बॉसिंग हो सकती है, डिलेड क्रॉसओवर ऑफ फ्रंटल रिले. ठीक है. यंग चिल्ड्रन में है बोल्ड लेग्स, उनकी लेग्स जो होती हैं वो अंदर की तरफ झुकी होती हैं. नॉक नीज हो सकती हैं.
और काइलोस स्कोलिडोसिस और लंबर लॉर्डोसिस हो सकता है. Pelvic bone may be deformed. A condition called as ricketial rosary may can result as a thickening caused by the nodules forming on the costochondral joints. A deformity of pigeon chest and a Harrison's groove. तो ये सारी चीजें कि ricketial rosy, pigeon chest, Harrison's groove and chyloscoliosis or lumbar lordosis or knees and legs and bossing and craniotabs, all this is related to rickets. Talking about osteomalacia, so it's generally due to deficiency of vitamin D. ये बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होता है. इट्स नॉट रिलेटेड टू मिनरलाइजेशन कैल्सिफिकेशन. आफ्टर एपिफिजियल क्लोजर होता है. एंड डिफ्यूज जॉइंट्स एंड बोन पेन, इसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं. पेन हो जाना, वीकनेस आ जाना, ठीक है, वॉकिंग में डिफिकल्टी आना, कैल्शियम का कम हो जाना, विच इज पॉजिटिव चेवॉक साइन. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑस्टिमुलेशन में होता है, पॉजिटिव चेवॉक साइन. पेल्विक फ्लैटनिंग हो सकती है, डिमिनिश्ड स्टैचू, छोटा, कंप्रेस्ड वर्टिब्रेज हो सकती हैं, वीक सॉफ्ट बोन्स हो सकती हैं, फ्रैक्चर का खतरा एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स. छोटी छोटी चीजें कि वीकनेस, बेंडिंग्स एंड problem in moving and compressed vertebrae and hypocalcemia, Chavock sign, all this in osteomalacia. So it's two different things. Okay. Now let's move to another question, that is question number 28. The patient with deficiency of vitamin K, pre-surgical test required is. तो अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी है तो आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम, दैट इज ऑप्शन ए है इसका आंसर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का टेस्ट करवाना पड़ेगा. Now let's see the explanation. The functions of vitamin A are concerned with blood clotting. ठीक है, so it brings about post-translation modifications of clotting factors like 2, 7, 9, 10 and patients with vitamin K deficiency have prolonged prothrombin time. ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में ओरल सर्जरीज में, कि फाइनल ईयर में पढ़ाते हैं हेमरेज एंड ऑल के बारे में, तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि विटामिन के इज यूजुअली रिलेटेड टू प्रोथ्रोम्बिन टाइम. फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 जो होते हैं वो हमारे विटामिन के से जुड़े होते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. दैट इज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन पीएच इंक्रीज ग्लूटामिनेज एक्टिविटीज ड्यू टू, और इसका आंसर है ए, दैट इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ अमोनिया. अगर पीएच में चेंज आती है तो ग्लूटामिनेज की एक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है? पहली बात तो पीएच बदलने से ग्लूटामिनेज की एक्टिविटी बढ़ती है. आंसर किसके कंसर्न में है? लेट मी सी. जो लिवर ग्लूटामिनेज है एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूटामिन टू ग्लूटामेट एंड अमोनियम. ओके, तो ग्लूटामिनेज एंजाइम जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है? ग्लूटामाइन को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर रहा है और अमोनियम में कन्वर्ट कर रहा है. एंड 2 ammonium and 2 bicarbonate are produced for each glutamine metabolism, and this hydrolysis of glutamine can supply metabolites and effectors for urea synthesis. Okay, and ammonium is a precursor of urea, and glutamate can contribute nitrogen to ureagenesis by the way of transamination with oxaloacetate to form aspartate. So activators of glutaminase, increased pH and increased concentration of ammonium ions and phosphatines, and inhibitors is decreased pH and decreased concentration of ammonium. मतलब क्या है कि अगर बॉडी में अमोनियम आयन बढ़ने लग जाए, ठीक है, काफी ज्यादा, और पीएच अगर बढ़ने लग जाए, मतलब बेसिक होने लग जाए अगर सोल्यूशन, तो उसमें क्या होता है, हमारा एक एंजाइम है जिसका नाम है लिवर ग्लूटामिनेज कह सकते हो आप. ये जो एंजाइम है क्या करता है? ग्लूटामाइन को ग्लूटामेट और अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो क्योंकि अगर पीएच बढ़ी है तो ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, ग्लूटामेट और अमोनियम बनेगा, और अमोनियम बनने की वजह से फर्दर साइकिल जो है चलता है. सो दिस साइकिल इज बेसिकली रिलेटेड टू यूरिया सिंथेसिस, और अमोनिया प्रिकर्सर होता है यूरिया का, तो जितना अमोनिया बनेगा उतना यूरिया बनेगा, और ग्लूटामेट भी कंट्रीब्यूट करता है नाइट्रोजन टू यूरिया जेनेसिस. ठीक है, सो सारी की चीजें जो है यूरिया फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं. सो ग्लूटामिनेज is basically related to your this thing,
दैट इज यूरिया फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बच्चों को आधी बात पता ही नहीं होता कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस बाय लाइसोसोम इज। तो लाइसोसोम किस हिसाब से फैगोसाइटोसिस करते हैं? द आंसर इज MPO, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो लाइसोसोम, जैसे कि हमें बेसिक पढ़ा हुआ है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, नॉट डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सारा फैगोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, प्रोसेसेस बता रखी है उनकी, ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट 2 प्रोसेस बता रखी है। Phagocytosis by PMNs and macrophages is mediated part by oxygen dependent and part by oxygen independent degradation। थोड़ा सा पार्ट ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, थोड़ा पार्ट नहीं डिपेंड करता। 2 लोग फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, PMN करते हैं और मैक्रोफेज करते हैं। जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन होती है उसमें क्या होता है, वो NADPH पे डिपेंड करती है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज पे डिपेंड करती है, मतलब बनता है। ठीक है, तो अगर आपके पास NADPH है तो आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाला डिग्रेडेशन करवा सकते हो जिसमें कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेगी। एंड एक्टिवेटेड जो फैगोसाइटोल्स हैं प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स एंड reactive nitrogen intermediates that have potent activity, antimicrobial activity. During phagocytosis, a metabolic process known as respiratory burst occurs in activated macrophages, and this process results in activation of membrane-bound oxidase that catalyzes the reduction of oxygen to superoxide ion, reactive oxygen intermediate that is extremely toxic to ingested microbes। होता क्या है इस phagocytosis में? मेनली एक रेस्पिरेटरी बर्स्ट नाम का प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीडेज नाम का एक जो एक्टिवेशन हो जाती है इस एंजाइम की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, प्लस रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स मिलता है जो टॉक्सिक होता है। और ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है ऑल्सो जनरेट्स अदर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड से फर्दर कुछ हाइड्रोजन रेडिकल्स और हाइड्रोक्साइड आयन्स बनते हैं। And as the lysosomes fuses with these phagosome, the activity of myeloperoxidase, MPO का क्या मतलब है? माइलोपेरोक्सीडेज, ये कैसे एंजाइम है? तो जैसे ही हमारा लाइसोसोम इस ऊपर वाली एक्टिविटी जो हो रही थी इसके कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो उस लाइसोसोम के अंदर MPO माइलोपेरोक्सीडेज पड़ा होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हाइपोक्लोराइड आयन बनाता है। और ये जो हाइपरक्लोराइड और क्लोराइड के आयन्स होते हैं ये क्या करते हैं? टॉक्सिक होते हैं और ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं जिसकी वजह से ये मार डालते हैं उसको, जो भी माइक्रोब है। माइलोपेरोक्सीडेज पार्टिसिपेट्स इन मेजर मैकेनिज्म्स इन बैक्टीरियल किलिंग एंड माइलोपेरोक्सीडेज फाउंड प्राइमरीली granules and catalyzes the formation of hypochlorous acids and halides from hydrogen peroxide। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाते हैं HOCl और हैलाइड बनाते हैं और इस मैकेनिज्म से ये उन माइक्रोब्स को मारते हैं। सो दिस इज ऑल ऑक्सीजन डिपेंडेंट थिंग। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट में क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट वाला प्रोसीजर है डिपेंड करता है रिलीज ऑफ ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग प्रोटीलिटिक एंजाइम्स एंड सच एज लाइसोम्स एंड केटायनिक प्रोटीन्स जैसे कि डेफिनेशंस। Other antimicrobial peptides are present in these granules including lactoferrin which sequesters iron to provide unfavorable growth conditions। तो एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट वाली प्रोसेस होती है इसमें लाइसोम्स वगैरह होते हैं, डेफिन्स होते हैं और इसमें लैक्टोफेरिन इन्वॉल्व होता है और आयरन इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी आती है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था MOP पे था, तो हमें पता चल गया कि MOPA बेसिकली जो है यहाँ पे रिलेटेड है ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाली फैगोसाइटोसिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन pH इंक्रीज ग्लूटामिनेज एक्टिविटीज ड्यू टू। हम आपको पहले बता चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। pH अगर बढ़ती है, pH बढ़ने का मतलब बेसिक मीडियम, तो इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ अमोनिया में होता है and increase excretion of H ions and increase excretion of OH ions। तो इसका आंसर जो है दिस क्वेश्चन नंबर
ये हो चुका है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। इसका आंसर हम कर चुके हैं कि अमोनियम आयंस बनने की वजह से होता है या फिर पीएच बढ़ने की वजह से होता है। दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं 30th क्वेश्चन, उसका आंसर एमपीओ है, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम। 31st क्वेश्चन जो है वॉन ग्रिकस डिजीज डेफिशिएंसी, हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की वजह से होता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिनेट एसिड इज रिप्लेस्ड बाय। आई थिंक इस सबको पता होगा कि क्लास 10 से हम पढ़ रहे हैं। इसका आंसर वैलीन है। 6 पोजीशन पे बीटा चेन में जब ग्लूटामिक एसिड वैलीन से रिप्लेस हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑफ दीज इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक निमोनिक हम आपको बता देते हैं कि जो फैट सोल्यूबल होता है उसके लिए एक वर्ड होता है एडेक, ADEK, मतलब विटामिन ए, डी और ई और के जो होते हैं फैट सोल्यूबल होते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल द विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। तो उसके हिसाब से यहाँ का जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, विटामिन B12। और वैसे अगर आप बताऊं मैं तो टोटल 15 विटामिन होते हैं, जिसमें से 4 फैट सोल्यूबल होते हैं, बाकी सारे वाटर सोल्यूबल। बेसिकली जो विटामिन बी और सी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, आयरन इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन कॉम्बिनेशन विथ। अगर स्टोर करना है आयरन को बॉडी में तो वो किसके कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको करवाती हूँ मैं लास्ट में। पहले क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं कि चीफ रेगुलेटर ऑफ सिस्टमिक आयरन होमियोस्टेसिस। इसका आंसर है हेप्सिडीन। एंड ये भी मैं अभी आपको बाद में करवाती हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 36 करिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, हम पहले कर चुके हैं। एंड 37, विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू कोलेजन ब्रेकडाउन। तो हमें सबको पता है, हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है। प्लस विटामिन सी जो है हमने पहले भी पढ़ा था, कोलेजन ब्रेकडाउन में भी, कोलेजन को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसका आंसर ए है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 की। तो 34 की अगर हम डिस्कशन करें तो 34 का आंसर क्या है कि आयरन कैसे स्टोर होता है बॉडी में। तो आयरन इज स्टोर्ड इन लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। सबसे पहली बात, अगर आपको स्टोर करना है आयरन को, यू गो विथ फेरिटिन। अगर आपको आयरन को एब्जॉर्ब करवाना है तो आपको उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आयरन फेरिटिन फॉर्म में स्टोर होता है इन दी म्यूकोजल सेल्स। फेरिटिन इज टेम्परेरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। फेरिक form combines with apoferritin to form ferritin in the mucosal cells. A molecule of apoferritin can combine with 400 atoms of iron, and the maximum iron content of ferritin on weight basis 25%. मतलब क्या है कि जब फेरिक हमारा एपोफेरिटिन से मिलता है तब फेरिटिन बनाता है और तब जाके वो स्टोर होता है। और एक ही मॉलिक्यूल एपोफेरिटिन का कंबाइन कर जाता है 400 एटम्स ऑफ आयरन से, 25% तक का वो कंटेंट होता है। हेमोसिड्रिन जो होता है इज अनदर आयरन स्टोरेज प्रोटीन विच कैन होल्ड अप टू 35% ऑफ द आयरन बाय वेट। मतलब जो हमारा फेरिटिन वाला पार्ट है उसमें 25% है, और जो हमारा हेमोसिड्रिन वाला स्टोरेज फॉर्म है उसमें 35% है। हेमोसिड्रिन एक्यूमुलेट्स इन बॉडी, लिवर और स्प्लीन में जमा हो जाता है ये when the supply of iron is in excess. Iron is transferred combining to a protein called transferrin and cedrophilin, and each transferrin molecule can combine with 2 atoms of iron. अगर आपको इसको ट्रांसपोर्ट करवाना है तो आपको ट्रांसफेरिन और सेड्रोफिलिन की जरूरत पड़ती है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरिक फॉर्म कंबाइन हो जाती हैं। प्लाज्मा ट्रांसफेरिन जो 25 मिलीग्राम पर डीएल होता है कैन कंबाइंड विद 400 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ आयरन, एंड दिस इज द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्लाज्मा। अगर आपसे फर्दर पेपर्स में ये पूछा जाए कि टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ आयरन क्या है, अगर आप उसको ट्रांसफर करवाना है, पहली बार ट्रांसफेरिन या फिर सेट्रोफिलिन से करवाएंगे तो उसमें 250 मिलीग्राम डीएल अगर ट्रांसफेरिन है तो 400 मिलीग्राम पर डीएल आपका आयरन होगा। तो ये हम आपकी TIBC दैट इज टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ आयरन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें इस क्वेश्चन क्या था कि चीफ रेगुलेटर ऑफ सिस्टमिक आयरन हीमोस्टेसिस। अगर आपको आयरन हीमोस्टेसिस अगर बॉडी में बनाना है, हीमोस्टेसिस मतलब कैसे रेगुलेट कर रहे हो आप उसको, तो उसका चीफ रेगुलेटर कौन है, उसका आंसर था हेप्सिडिन। तो आयरन रेगुलेटिंग
पेप्टाइड प्रोटीन हेप्सिडिन इज मास्टर रेगुलेटर ऑफ सिस्टमिक आयरन हेमोस्टेसिस, आयरन हार्मोन, ये एक आयरन हार्मोन है। एंड हेप्सिडिन इज प्राइमरी प्रोड्यूस बाय हेपाटोसाइट्स, लिवर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। हेप्सिडिन इज टर्न फीडबैक रेगुलेटेड बाय प्लाज्मा आयरन कंसंट्रेशन इन आयरन स्ट्रोक्स एंड नेगेटिवली रेगुलेटेड by activity of erythrocyte precursors and dominant consumers of iron. फीडबैक रेगुलेटेड होता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेटेड आयरन कंसंट्रेशन और आयरन स्टोरेज के हिसाब से होता है, और नेगेटिवली एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर्स की वजह से होता है। अगर ब्लड में कोई चेंजेस आएंगे तो नेगेटिव बंद करेगा वो, और अगर आयरन में कुछ चेंजेस आएंगे तो वो पॉजिटिव करवाएगा। हेप्सिडिन बाइंड्स टू फेरोपोर्टिन causing its endocytosis, lysosomal degradation and consequently reduced cellular iron export. Hepcidin and ferroportin play a major role in host defense. They play a major role in host defense and inflammation, and hepcidin synthesis is introduced by inflammatory signals including interleukin C and active, मतलब मेजर रोल है हेप्सिडिन का, प्लस उसके साथ फेरोपोर्टिन भी काम आता है, और ये डिफेंस में भी और इन्फ्लेमेशन में भी रोल प्ले करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो इंटरल्यूकिन 6 बनेगा, तो उसकी वजह से हेप्सिडिन की सिक्रेशन भी बढ़ेगी, सिंथेसिस बढ़ेगा। तो इनका जो रोल है कि होस्ट डिफेंस में भी हेल्प करवाते हैं, प्लस फीडबैक सिस्टम भी है। सो दैट्स अ होल थिंग एंड द आंसर इज हेप्सिडिन. So that's all with this question paper, that is AIPG 2017. Now in the next videos I'll be discussing other papers, that is 2018 and 19. Thanks for watching and keep sharing.